जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। जय हिंद व्यूअर्स, स्वागत है आपका त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में। तो आज हम यहाँ पे हैं एनडीए 2022 और सेकंड जो हमारा एग्जामिनेशन होने वाला है, उसके स्ट्रेटेजी को आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ मैं कुछ एनालिसिस आपके साथ करूंगा और साथ ही हम जानेंगे कि अपकमिंग जो एग्जामिनेशन आपका होने वाला है, जो सेकेंड एग्जामिनेशन हमारा एनडीए का होने वाला है, उसकी प्रिपरेशन हमें कैसे करनी है और क्या क्या हमारी प्लानिंग पूरी होनी चाहिए और कौन कौन से ऐसे सेक्शंस हैं जहां पे हमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है और कौन कौन से मैथ्स के ऐसे पोर्शंस हैं जिससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं या हर बार आए हुए हैं। तो आज की पूरी आपकी जो मेरे साथ वीडियो होने वाली है, वो पूरी की पूरी थीम यही है कि एनडीए 2022 जो सेकेंड का एग्ज़ाम है उसको हम कैसे क्रैक करना है, उसको कैसे निकालना है, उसकी क्या पूरी प्लानिंग होनी चाहिए। अभी जो मंथ्स हमारे पास बचे हुए हैं उन मंथ्स का यूटिलाइजेशन हम कैसे करेंगे, इसकी पूरी हम ताकत देखेंगे, पूरी ताकत के साथ हम करेंगे। और यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन सी ऐसी प्लानिंग्स है जिसको हम अपना करके इस सेकेंड एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को मैं यहाँ शुरू करने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि एनडीए फर्स्ट 2022 में कितने क्वेश्चंस यहाँ पे आए थे और उनके वेटेजेस क्या रहे थे, अभी मैं उसको डिस्कस करने जा रहा हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि उनके वेटेजेस क्या रहे थे यहाँ पे। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस में कैसे बटा हुआ है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि वेक्टर एंड 3D, ये जो ब्लू लाइन आपको दिख रही है ये वेक्टर और 3D के लिए दिख रही है। वेक्टर और 3D से आपके करीब 40 क्वेश्चन के करीब आए थे, ठीक है। इसके अलावा ये जो एल्जेब्रा था, एल्जेब्रा हमारा सेक्शन था, तो एल्जेब्रा सेक्शन से हमारा जो आया हुआ था यहाँ पे वेक्टर 3D से यहाँ पे हम है, थोड़ा सा इसको मैं बदल देता हूँ, हाँ इस पे आते हैं। ये वाला जो डीप ब्लू लाइन है वो एल्जेब्रा की है, यानी कि 40 क्वेश्चन आपके एल्जेब्रा से थे। डीप ब्लू लाइन कौन सी है? एल्जेब्रा की, यानी कि 40 क्वेश्चन आपके किससे थे? एल्जेब्रा से थे। और जो हल्की सी ब्लू लाइन दिख रही है वेक्टर और 3D की, यानी कि आपकी 9 क्वेश्चन किसके थे? वेक्टर और 3D के थे, ठीक है। उसके बाद ये जो आपको ऑरेंज दिख रहा है ये कैलकुलस का पोर्शन गया यहाँ पे। ये पूरा हमारा कैलकुलस का पोर्शन है। कैलकुलस से करीब 25 के क्वेश्चन आए थे हमारे। और ये येलो कलर जो है ट्रिगो के लिए है, तो ट्रिगो में हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कि 16 के करीब क्वेश्चंस यहाँ पे आए हुए हैं। 20 क्वेश्चंस आपके स्टैट्स एंड प्रोबेब से आए हुए हैं। और ये जो डीप ग्रीन सा दिख रहा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इससे आपके 9 के करीब क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे देखा कि पूरी एनालिसिस जो हमने की है उस एनालिसिस के बेस पे हम ये पा रहे हैं कि जो एल्जेब्रा का जो पोर्शन है, जो सेक्शन है, वो आपके जो जितने क्वेश्चन आए हैं वो यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ। ये आपके 40 क्वेश्चंस आपके एल्जेब्रा के हैं। कैलकुलस के 25 है, स्टैट्स प्रोबेब के 20 है, ट्रिगो का 16 है, वेक्टर 3D का 10 है और कोऑर्डिनेट का आपका 9 क्वेश्चंस है। तो ये पूरे के पूरे वेटेजेस इस बार बने थे एग्जामिनेशन के लिए। और सबसे ज्यादा हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एल्जेब्रा जो पोर्शन है पूरे मैथ्स का, ये सबसे ज्यादा वेटेज रखता है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन हमारे किससे आने हैं? एल्जेब्रा से आने हैं। उसके बाद आपका कैलकुलस आता है, कैलकुलस का नंबर आता है, इससे प्रश्न आते हैं। स्टेट प्रोबेब से इस बार 20 क्वेश्चन आया था। ट्रिगो से भी हमेशा ज्यादा आता रहता है, इस बार 16 के करीब क्वेश्चन आए थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एल्जेब्रा से हमारे जो 40 क्वेश्चन करीब जो आए थे उसके अंदर के वेटेजेस क्या थे, उन 40 क्वेश्चन में कैसे हमने डिवाइड किया था। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का हम यहाँ पे देख पा रहे हो कि कॉम्प्लेक्स नंबर के 2 क्वेश्चन यहाँ पे आए थे। सीक्वेंस एंड सीरीज थोड़ा ज्यादा आता है, तो सीक्वेंस एंड सीरीज के आपके 5 क्वेश्चन यहाँ पे आए थे। सीक्वेंस एंड सीरीज के 5 क्वेश्चन आए थे। इसके अलावा मैट्राइसेस
मैट्राइसेस के 6 क्वेश्चन आए थे, डिटरमिनेंट के 3 प्रश्न आए थे, सेट के 4 प्रश्न आए थे, रिलेशन के 2 प्रश्न आए थे, फंक्शन का 1 प्रश्न, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 4 और इनइक्वालिटी का 1, परमुटेशन कॉम्बिनेशन का 7। परमुटेशन कॉम्बिनेशन पे हम ज्यादा फोकस करेंगे क्योंकि वो इंपॉर्टेंट सेक्शन माना जाता है, आसान भी है और इम्पॉर्टेंट भी है, तो इस पे आपका फोकस इस बार ज्यादा होना चाहिए। बायनोमियल थ्योरम से 3 और लॉग से इस बार एक भी प्रश्न नहीं आया था, बट इस बार हम गेस ये कर रहे हैं कि 20 जो सेकंड आपका पेपर होने वाला है उसमें से लॉग से क्वेश्चन जरूर देगा। अब आते हैं बाइनरी नंबर से, तो बाइनरी नंबर से इस बार 2 प्रश्न थे। ये पूरा हमारा वेटेजेस था किसका, अलजेब्रा का। अलजेब्रा की प्रिपरेशन की जहां तक बात करें तो आपका डीप फोकस मैक्स ऑफ द टाइम आपका सीक्वेंस एंड सीरीज ये काफी ज्यादा होता है इंपॉर्टेंट। कुछ ऐसे पोर्शंस है जहां पे कम क्वेश्चन आते हैं, जैसे इनइक्वालिटी हुआ, फंक्शन हुआ, तो इनसे थोड़े से कम क्वेश्चन आते हैं। तो ज्यादातर आपका फोकस किस पे होना चाहिए, आपका ज्यादातर फोकस परमुटेशन कॉम्बिनेशन और मैट्रिसेस जो डिटरमिनेंट, ये देखिए यहाँ पे कुल मिला के 9 क्वेश्चन के करीब आ रहे हैं। तो इन दोनों पे अगर आपका सुपर कमांड है तो आपके सेकेंड एग्जामिनेशन में आपको कोई ज्यादा खास दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। तो इन पे ज्यादा आपको ध्यान देना है। सबसे पहला टारगेट हमको ये देखना होता है कि किन किन सेक्शन से हमारे सामने क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, क्योंकि जितना ज्यादा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे आपके सिलेक्शन के चांसेस उतने ही बढ़ जाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि कुछ चैप्टर हम काफी ज्यादा पढ़ लिए देते हैं, बट उससे क्वेश्चंस की संख्या जो होती है, नंबर्स ऑफ जो क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े से कम आ जाते हैं। तो इस पे भी हमको ख्याल रखना है कि कौन कौन से सेक्शन है जिनसे लगातार क्वेश्चंस की संख्या ज्यादा आ रही है। तो उनमें से बिल्कुल जाहिर सी बात है सीक्वेंस एंड सीरीज और डिटरमिनेंट मैट्रिसेस ये और परमुटेशन कॉम्बिनेशन, ये 3 ऐसे अलजेब्रा के इंपॉर्टेंट पार्ट है जिससे हर साल काफी ज्यादा प्रश्न आते हैं। आगे बढ़ते हैं, कैलकुलस की हम बात कर लेते हैं, जो 25 क्वेश्चन का वेटेज इस बार बांटा था। तो इसमें आप देख पा रहे हो कि फंक्शन से 6 पूछे गए। कैलकुलस का फंक्शन थोड़ा सा अलग होता है। डिफरेंशिएशन से 4, लिमिट कंटिन्यूटी से 2, एप्लीकेशन डेरिवेटिव से 4, इससे 3, इससे 2, इससे 2 और एरिया अंडर कर्व से 2। इस तरह से ये आपके पूछे जा रहे हैं। कैलकुलस के जो 25 क्वेश्चन है वो इस तरह से आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसमें भी हम देख पा रहे हैं यहाँ पे, हालांकि इस बार फंक्शन थोड़ा सा ज्यादा आ गया था, बट हमारा जो टारगेट रहता है, जो ज्यादातर क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाते हैं वो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से काफी पूछे जाते हैं और एरिया अंडर कर्व से ये काफी क्वेश्चन किए जाते हैं। ये हर साल रहता है कि 2 से 3 से करीब 4 क्वेश्चन आपके आते हैं। इंटीग्रेशन से और डिफरेंशियल इक्वेशन से भी थोड़े से ज्यादा प्रश्न आते हैं। इस बार की गेसिंग ये रहेगी, चूंकि फंक्शन से इस बार काफी ज्यादा आ गया था, फंक्शन से इस बार 100% वो कम करेगा कुछ क्वेश्चंस को और आपके क्वेश्चंस को डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में ज्यादा बढ़ाएगा। लिमिट कंटिन्यूटी से कम क्वेश्चन दिया था इस बार, तो इस बार वाले अपकमिंग एग्जामिनेशन जो सेकेंड एग्जामिनेशन होने वाला है वो लिमिट कंटिन्यूटी से, जहां तक हमारी गेसिंग है कि उससे ज्यादा क्वेश्चन उसको देना चाहिए। तो इस बार आपका फंक्शन से काफी ज्यादा प्रश्न दिया था, तो आपके सेकेंड वाले एग्जाम्स में जाहिर सी बात है फंक्शन से थोड़े से क्वेश्चंस को कम करेगा, बाकी इन पोर्शंस में आपके क्वेश्चंस को बढ़ाएगा। ये रिपीटिशन होता रहता है बार बार, तो ये आयोग जो है फ्लक्चुएट करता रहता है, कभी भी एक चीज पे रिजिड नहीं होता है। आयोग कभी भी एक चीज पे रिजिड नहीं होता है, वो रोटेशन करता जाता है। आप 15 साल के क्वेश्चन को खंगालोगे तो ऑलरेडी आपका रोटेशन वहां पे दिखेगा, ऑलरेडी रोटेशन दिखेगा, क्योंकि एक साल जो चीज आई होती है अगले साल थोड़ा सा उसका वेटेज कम हो जाता है। अब आते हैं इस पे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो एंड एंगल्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ट्रिगो का। इससे जाहिर सी बात है हर साल की तरह इस बार भी क्वेश्चन काफी ज्यादा आए थे। किसी ईयर तो ईयर 9 को क्रॉस कर जाता है, करीब 12 से 13 क्वेश्चन के भी करीब आ जाते हैं। और बाकी जो ये ट्रिगोमेट्रिकल इक्वेशन है, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल है, हाइट एंड डिस्टेंस है, इनवर्स है, ये थोड़े से कम आते हैं, जिनमें इनवर्स पे आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है। हाइट एंड डिस्टेंस इसका एक ऐसा पोर्शन है जिससे आप थोड़ा सा कम फोकस करते हैं, क्योंकि कभी कभी आता है कभी कभी नहीं आता है। तो इस बार की गेसिंग ये रहेगी कि इससे थोड़े से क्वेश्चन को बढ़ाएगा, 100% ये तय है कि उससे क्वेश्चन को आपको बढ़ाएगा। प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से थोड़े से कम कर देगा, हाइट एंड डिस्टेंस से थोड़े से कम कर देगा, लेकिन यहाँ से रेशियो एंड एंगल से इस बार के एग्जामिनेशन में बढ़ना चाहिए, जहां तक मेरी गेसिंग है। आगे बढ़ते हैं,
बात कर लेते हैं वेक्टर और 3D ज्योमेट्री की। तो अकेले वेक्टर अलजेब्रा से आपके 5 पॉइंट स्ट्रेट लाइन, यहाँ 0 कोई भी क्वेश्चन नहीं आया था। प्लेन से 2 क्वेश्चन आए थे और स्फीयर से आपके 3 क्वेश्चन आए थे। तो ये पूरा हमारा है वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री का। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि वेक्टर और ये प्लेन और स्फीयर पे आपको ज्यादातर फोकस करना है, इन पे आपको ज्यादातर फोकस करना है, ठीक है। और सबसे ज्यादा फोकस करना है वेक्टर अलजेब्रा पे। वेक्टर एक ऐसा सेक्शन है कि हर साल आपके 5 से 6, 7 ऐसे करीब के क्वेश्चन आते रहते हैं। एवरी ईयर की यही कहानी है। वेक्टर अपने आप में एक बहुत बेहतरीन सेक्शन है जहां से आप इसको अटेम्प्ट करते हैं। ये आपके रिजल्ट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है वेक्टर। आगे बढ़ते हैं, स्टैट्स ऑन प्रोबेब पे चलते हैं। स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी, जैसा कि स्टैटिक्स से जाहिर सी बात है स्टैट से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं और इस बार 13 के करीब क्वेश्चन अकेले स्टैट से थे। काफी बड़ा वेटेज है स्टूडेंट, काफी बड़ा स्टेट्स का वेटेज है। स्टेट्स थोड़ा हल्का भी होता है, छोटा भी होता है। तो स्टेट्स के क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से कमांड कर लिया है तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो स्टेट्स एक बहुत ही अच्छा सेक्शन है, इससे आप बहुत ही ज़्यादा गेन कर सकते हैं। इसके बाद आता है आपकी प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी भी एक बहुत ही बढ़िया सेक्शन है, बहुत ही बेहतरीन सेक्शन है, जिससे आप काफ़ी अच्छा इसको कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगली स्लाइड पे चलते हैं। यहां हम बात कर लेते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बार बार मैं क्लास में बताता हूं, पॉइंट और स्ट्रेट लाइन सबसे ज्यादा अगर कहीं से प्रश्न आते हैं तो वो आते हैं पॉइंट और स्ट्रेट लाइन। पॉइंट ऑफ स्ट्रेट लाइन अगर किसी बच्चे का बहुत डीपली, बहुत अच्छे से तैयार है, और तैयार जनरली होता भी है क्योंकि आप छोटी क्लासेस से भी आप पढ़ते चले आते हैं, ठीक है। तो पॉइंट और स्ट्रेट लाइन आपका मजबूत होना चाहिए, आपका स्ट्रांग होना चाहिए, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। क्योंकि पॉइंट ऑफ स्ट्रेट लाइन से यहाँ आप देख पा रहे हैं कि काफी ज्यादा प्रश्न आ रहे हैं। इसके अलावा सर्कल से हमेशा कम आता है, पैराबोला, एलिप्स से एक आता है, हाइपर से इस बार एक भी नहीं आया है। हाइपर जहां तक हम बात करेंगे, हाइपर आपका उतना इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है। हाइपर से क्वेश्चन बहुत ही कम पूछे गए हैं। पिछले आप 15 साल 20 साल का एनालिसिस आप करोगे तो उसमें आप पाओगे कि हाइपरबोला से क्वेश्चंस की संख्या काफी कम आई है। तो हमारा फोकस, मेन फोकस किस पे होना चाहिए, ये पॉइंट और स्ट्रेट लाइन पे होना चाहिए, क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा। उसके बाद कॉनिक सेक्शन से आते रहते हैं, 1 या 2 प्रश्न या 3 प्रश्न लगातार। सर्किल से थोड़े कम आते हैं, वो हर साल ऐसी चीज होती है, किसी ईयर 1 आ जाता है, किसी ईयर 2 आ जाता है। तो सर्किल से थोड़े से कम करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगली स्लाइड में हम यहाँ पे थोड़ी सी प्लानिंग को डिस्कशन करने जा रहे हैं। हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट एनडीए का पेपर 2 क्रैक करना है। हमारा टारगेट क्या है? एनडीए का जो पेपर 2 है हमको उसको क्रैक करना है, ठीक है। इसको हमें क्रैक करना है। अब इसको क्रैक करने के लिए हमारी जो अपकमिंग प्लानिंग होनी चाहिए, हमें कैसे पढ़ने के लिए बैठना है और उस वक्त हमारा क्या हमारे एग्जामिनेशन स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, किस तरह की प्लानिंग होनी चाहिए, ये सब प्लानिंग हम यहाँ पे थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। इन प्लानिंग को अगर आप अपने लाइफ में डाल ले रहे हो तो अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए ये आपके लिए बहुत ही फायदा होने वाला है, बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। क्योंकि ये छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं, ये छोटी छोटी जो चीजें हैं, वही आपको बेहतर बनाती हैं। वही क्या बनाती हैं? आपको बेहतर बनाती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे समझेंगे कि क्या क्या पॉइंट है हमारे पास। सबसे पहले तो यहाँ पे फोकस ऑन डीप स्टडी ऑफ द टॉपिक। जो भी टॉपिक है आपको उसके डीप स्टडी पे फोकस करना है, ठीक है। आपको उसके डीप स्टडी पे फोकस करना है। मतलब कहने का कि मैथ्स के लिए कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। कई बार होता क्या है कि बच्चे सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन को करना शुरू कर देते हैं। होता क्या है कि चलिए 1-2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आपके बन जाए, लेकिन उस पे बेस्ड अन्य जो क्वेश्चन होंगे, जो कठिन क्वेश्चन होंगे, उनको बनाने में आपको बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम आएगी, बहुत ही ज्यादा परेशानी होगी। तो ज्यादा बेहतर है कि आप मैथ के डीप स्टडी पे जाएं।
मीन्स टू से आप थ्योरी पे ज्यादा फोकस करेंगे, मैथ्स की थ्योरी पे आपको ज्यादा फोकस करनी है। अगर आप सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ रहे हो तो सीक्वेंस एंड सीरीज के डीप जो पॉइंट हैं, जो प्रॉपर्टीज हैं, जो फार्मूले हैं, उन सारे डीप फार्मूलों को आपको अच्छे से डीपली स्टडी करना है, एक प्रॉपर नोट्स बनाना है जहां पे आप उन छोटे छोटे पॉइंट्स को, छोटे छोटे फार्मूलों को, कुछ ट्रिकी अप्रोच के फार्मूलों को एक जगह पे आपको इकट्ठा लिखना है। तो ये आपके स्टडी की पहली सीढ़ी जो होगी, पहली प्लानिंग होगी कि आपको फोकस क्या करना है कि कुछ डीप स्टडी पे फोकस करना है, कुछ गहराई में जाकर के चीजों को समझना है। अगर आप ऐसा करते हैं मैथ्स में तो आपका मैथ्स कोई डाउट नहीं है क्रैक हो जाएगा और 100% तय है कि आपका सिलेक्शन वहां से एक प्रोसेस तो आप रिटन वाला तो कर ही निकाल लोगे खुद के लिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपकी डीप स्टडी होनी चाहिए, एक रैंडम से स्टडी नहीं होनी चाहिए। दूसरी हम पॉइंट को देखते हैं कि सेल्फ मोटिवेशन। मोटिवेशन बहुत बड़ी चीज होती है स्टूडेंट, अपने आप को मोटिवेट करते जाना है, अपने आप को मोटिवेट करते जाना है। सीधी सी बात है, कई बारी मैं ये देखता भी हूं और बच्चों से बात होती रहती है, उनका सिर्फ ये बार बार पूछना होता है कि सर कट ऑफ क्या जाएगा, कट ऑफ क्या जाएगा, हमें कैसे निकालना है, क्या करना है, कौन सी चीज़ ऐसी हमारी है कि कट ऑफ पे कम या ज़्यादा, जो आप बता दीजिए मुझे ताकि कट ऑफ को हम कम से कम क्लियर कर लें। चलिए ये तो सही बात है, सभी कट ऑफ बताते हैं, मैं भी कट ऑफ बताता हूँ, लेकिन उसका एक छोटा सा, मुझे जहां तक लगता है एक छोटा सा लॉस है। लॉस ये है कि आपका माइंड फिर कट ऑफ पे फिक्स हो जाता है। आपका माइंड कहाँ पे फिक्स हो जाता है? कट ऑफ पे। अब फिर सीधे किसके बारे में सोचने लगते हो? कट ऑफ के बारे में आप सोचने लगते हो। ठीक है, तो वहां से स्टडी थोड़ी सी आपकी इफेक्टिव होती है, क्योंकि आपका टारगेट क्या है, आपका टारगेट, आपका लक्ष्य क्या है? उन 120 क्वेश्चन को भेदना, उन 120 क्वेश्चन को करना, न कि कट ऑफ आपका लक्ष्य है। कट ऑफ ऑलवेज फ्लक्चुएट होता रहता है, 100% श्योरिटी हम कट ऑफ की कभी नहीं ले सकते हैं, वो आयोग बार बार फ्लक्चुएट करता रहता है। तो एक क्यों ना हम ऐसी स्टडी को हम करना शुरू करें, क्यों ना हम अपने दिमाग में एक ऐसा सेल्फ मोटिवेशन को लेकर के आए कि हमारे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ ये चीज चले कि उन 120 क्वेश्चंस को कैसे मुझे उस वीइंग टाइम में अच्छे से अटेम्प्ट करना है और सही सही कर करके आना है। फिर आप कट ऑफ के बारे में सोचना ही छोड़ दोगे। जैसे ही आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को करके घर पे आएंगे तो आप कट ऑफ के बारे में सोचना ही ऑफ कोर्स छोड़ देंगे, क्योंकि कट ऑफ जितना भी जाए आपका सिलेक्शन वहां पे पक्का है। तो ये थोड़ा सा मोटिवेशन अपने अंदर में डालना है कि कट ऑफ चाहे जैसा भी हो, जो भी हो, बट हमें कुछ ऐसी स्टडी करनी है कि हम उन 120 क्वेश्चन को बेहतर तरीके से, बेहतर ढंग से हम सही सही कर पाए। तो ये सेल्फ मोटिवेशन हमेशा खुद को देना है, ऑलवेज खुद को देना है। कभी भी मोराल को आपको डाउन नहीं करना है, कभी भी मोराल को, हमेशा मोराल को अपने क्या रखना है, अप रखना है कि इस एग्जाम में अगर हमारे सामने कितने भी लाखों बच्चे हैं, हजारों बच्चे हैं, लेकिन उनमें एक मैं हूं, एक मेरा सिलेक्शन होना पक्का है, ये हमेशा थॉट आपने दिमाग में हमेशा बना करके रखना है। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट जो हमारा स्लाइड है उस पे क्या कह रहा है कि थिंकिंग, ऑफ कोर्स थिंकिंग पॉजिटिव होनी चाहिए। कुछ कुछ इससे मिलता जुलता है सेल्फ मोटिवेशन से। आपकी थिंकिंग बहुत ही पॉजिटिव होनी चाहिए, कभी भी नेगेटिव थिंकिंग को नहीं लाना है। कभी भी ये नहीं सोचना है कि पता नहीं मैं इस एग्जाम को निकाल पाऊंगा या नहीं निकाल पाऊंगा। इस चीज को हमेशा आप अपने दिमाग से निकाल दो। आपकी थिंकिंग, आपकी थॉट हमेशा एक पॉजिटिव अप्रोच वाली होनी चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव अप्रोच का बहुत ही बेहतर रिजल्ट आपको मिलने वाला है अपनी लाइफ में। तो पॉजिटिव आपका बिहेवियर होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे, हमेशा ये मान के चलेंगे कि हमारा जो सेकंड एग्जाम है, हर हाल में मुझे इस सेकंड एग्जाम को क्रैक करना है, हर हाल में मुझे इस सेकंड एग्जाम को निकालना है। ठीक है, तो एक डीप पॉजिटिव थिंकिंग अपने अंदर रखेंगे कि मैं हूं और मुझे इसे बस क्रैक करना है। बाकी मेरे साथ कितने लोग हैं, कितने लोग एग्जाम नहीं दे रहे हैं, उसका हिसाब किताब हमें नहीं रखना है, ऐसा कुछ नहीं करना है। अगर हमारे पास 100 सीट है, उसमें 1 सीट मेरी पक्की है, ये आपको हमेशा दिमाग में रखना है कि अगर 100 बच्चे हैं तो उन 100 बच्चों में एक नाम मेरा है
बाकी आपको कुछ नहीं सोचना है। हमेशा ये दिमाग में रखेंगे, जिस दिन आपने ये चीज कर लिया तो आपकी थिंकिंग हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड में जाएगी। कभी भी नेगेटिव थिंकिंग को नहीं लाना है, कभी भी इस बारे में नहीं सोचना है कि पता नहीं मैं इसे कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, पता नहीं मैं इसे कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, अब देखिए मैंने एक मोटिवेशनल थॉट कहीं पे पढ़ा था, थोड़ा सा ये मोटिवेशनल थॉट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि ये पॉजिटिव थिंकिंग होती क्या है, इस पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में क्या हम समझते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में एक मोटिवेशनल थॉट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। एक जगह कहीं पे लिखा था, मैंने पढ़ा था कि जो व्यक्ति यह सोच करके, अगर कोई आप प्ले कर रहे हैं, कोई खेल खेल रहे हैं, जो व्यक्ति यह सोच करके किसी खेल को खेलता है कि वह हार सकता है, जो व्यक्ति यह सोच करके किसी खेल को खेलता है कि वह हार सकता है, तो वह निश्चित हारेगा, वह निश्चित हारेगा। ये कहीं पे मैंने थॉट पढ़ा था, मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लूं। ये बहुत देखो छोटी थॉट है, लेकिन बहुत डीप इसका कॉन्सेप्ट है, जो इस बहुत ही डीप कॉन्सेप्ट है कि कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ये चीज आया, अगर किसी गेम में हम किसी चीज में हैं कि हम हार सकते हैं, हम हार सकते हैं, तो आप निश्चित रूप से हारोगे, क्योंकि मोरल आपका वहां पे डाउन होगा। कभी भी इस थिंकिंग को अपने अंदर नहीं लाना है, हमेशा इस थिंकिंग को लाना है कि वी आर द विनर। मुझे हर हाल में अपना 100% एफर्ट दे करके इसको जीतना है, इस खेल को जीतना है, इस गेम को जीतना है या इस एग्जाम को निकालना है। ये थिंकिंग पॉजिटिव आपके अंदर होनी चाहिए। कभी भी ऐसे थिंकिंग नहीं होनी चाहिए कि मैं हार भी सकता हूं। ऑलवेज जीतने का जज्बा, जीतने का एटीट्यूड होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे पॉजिटिव थिंकिंग बिल्कुल रखनी है आपको, एक जीतने का जज्बा रखना है। और इसके बाद रिमेंबर फार्मूले, जितने भी आपके मैथ्स के जो रेगुलर फार्मूले हैं, कुछ ट्रिकी अप्रोच के फार्मूले हैं जो हमेशा अक्सर मैं बताता रहता हूं, उन फार्मूलों को आपको हमेशा हमेशा याद रखना है, क्योंकि फार्मूला मैथ की जान होती है। अगर फार्मूला आपको नहीं मालूम है तो उसको निकालने में, मैथ्स के क्वेश्चन को हल करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आएगी। तो ऑलवेज आपको फार्मूले को रिवाइज करते रहना है, सारे फार्मूलों को याद रखना है, फार्मूलों को आप नहीं छोड़ सकते हैं। ऑलवेज जस्ट रिमेंबर दीज ऑल फार्मूलास। इसके बाद है प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चंस। जितना ज्यादा हो सके मैथ्स में आपको प्रैक्टिस करनी है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। एक पूरी की पूरी आप प्लानिंग बना लो, एक पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी बना लो कि मुझे आज 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन एनडीए के प्रीवियस ईयर के, कुछ आपके नोट्स के कुछ क्वेश्चंस होंगे, कुछ आपके पास सैंपल पेपर्स होंगे, उनसे क्वेश्चंस को हमको मैक्सिमम क्वेश्चंस को हमको करना ही करना है, उनको अटेम्प्ट करना ही करना है, लेकर के आना है। बात आ गई समझ में? तो ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आपकी प्रैक्टिस मैथ्स के लिए मैक्सिमम क्वेश्चन के साथ होनी चाहिए, क्योंकि मैथ्स नीड अ प्रैक्टिस। मैथ प्रैक्टिस ढूंढता है। भले आपको फार्मूला मालूम है, बट अगर मैथ की प्रैक्टिस नहीं है तो वहां आपको दिक्कत आएगी। आपकी प्रैक्टिस बहुत ही ज्यादा, जितने ज्यादा संभव हो सके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को लगाएंगे एग्जामिनेशन टाइम से पहले, वो आपकी जो ग्रिप बनी रहेगी वो एग्जाम में आपको बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे देखेंगे हमें क्या करना है, फोकस ऑन प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जो प्रीवियस ईयर है, लगभग मेरा ये सजेशन रहता है कि आप 10 से 12 साल तक के क्वेश्चन को आप लगा ही लो, लेटेस्ट से ही शुरू कर लो। जैसे 2022 जो फर्स्ट आया था वहां से मत शुरू करो, क्योंकि इतनी जल्दी क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं कि भाई 22 फर्स्ट में आया सेकंड में भी आ जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप उसके पहले वाले क्वेश्चन को कर लीजिए। आप 2021 से शुरू करिए, उसके नीचे तलते चले जाइए। करीब 10 या 12 साल के जो भी है पूरा का पूरा पेपर, आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। अच्छा, पेपर सॉल्व करते समय एक चीज को आपको और ध्यान देना है, मेरा सजेशन हर स्टूडेंट को रहता है, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। कोशिश ये किया करना कि पूरे के पूरे पेपर को हल करने की कोशिश करना, ठीक है। कई बारी क्या होता है कि स्टूडेंट कुछ खास सेक्शन को उठा करके हल कर लेते हैं, ठीक है, बट ऐसा मत करना। जो सबसे सटीक, सबसे बेहतर तरीका मुझे जो लगता है
कि आप पूरा का पूरा पेपर को हल करें। जैसे आपके सामने 120 क्वेश्चन है, उनको पूरा का पूरा ही हल करना है। 2021 का उठा लिया, 2020 का उठा लिया, उस पूरे पेपर को आप सॉल्व करो। एक टाइम आप बना लो कि भाई 3 घंटे में उस पूरे पेपर को मुझे करना है। खुद के लिए एग्जाम दो, खुद के लिए एग्जाम दो, क्योंकि ये जो प्रैक्टिस का सेशन है वो आपको आने वाले एग्जाम में फायदा देगा। खुद के लिए करना है ये चीज, ठीक है। खुद की एनालिसिस सबसे बेहतर होती है। तो आप 3 घंटे एक घड़ी को रख लो, 3 घंटे पूरा पेपर को सॉल्व करो। इससे मैं फायदा बता दूं आपको क्या होगा। उस 3 घंटे के पेपर में जब आप पूरा करोगे तो कितने सही हैं कितने गलत हैं ये आपको मालूम चलेगा। दूसरी चीज सबसे बेहतर और सबसे अच्छी चीज ये है कि आपको आपकी वीकनेस, आपकी कमजोरी और आपकी मजबूती, स्ट्रेंथ आपको पता होगी कि मैथ्स का कौन सा ऐसा सेक्शन है जहां जहां से इन 120 क्वेश्चन हमने अच्छे से कर लिया, क्वेश्चन के आंसर भी बिल्कुल सही आए, और कौन कौन से ऐसा मैथ के पार्ट्स हैं, कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिनमें मैंने बेहतर नहीं किया, जिनसे क्वेश्चंस हमारे सही नहीं आ पाए। ये तुरंत ही आपको एक आईने की तरह दिखा देगा कि वो कहां पे आप वीक हैं, और ऑफ कोर्स आप अपने वीक पॉइंट को क्या करना शुरू कर देंगे, अपने वीक पॉइंट को मजबूत करना शुरू कर देंगे। जिस दिन ये काम आपने शुरू कर दिया उस दिन से आपकी मैथ्स जो होगी वो स्ट्रॉन्गेस्ट होती जाएगी, ठीक है। उन वीक पॉइंट जो आपका है, हर स्टूडेंट का अलग अलग चैप्टर वीक पॉइंट होता है, उस वीक पॉइंट को उसको पता होगा जब वो पूरे के 120 क्वेश्चन करेगा। उसके बाद से उसे ये चीज आइडिया हो जाएगी कि हमें कौन कौन से चैप्टर्स ऐसे हैं जहां मुझे अभी भी बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूरा का पूरा लगाएं, जिससे आपको ये अंदाजा होगा कि किसमें हम कमजोर हैं और कौन से स्ट्रेंथ मेरा वीकनेस और स्ट्रेंथ, सब कुछ वहां पे आपको पता हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। जो ये नेक्स्ट सेशन है हमारा, ये देखिए, रिड्यूस सिली मिस्टेक्स। कई बारी क्या होता है कि हम बहुत सिली सी मिस्टेक कर देते हैं। कई बारी हमें फार्मूला अच्छे से मालूम होता है, बट फार्मूले की यूटिलाइजेशन करते समय प्लस माइनस की कुछ गड़बड़ी हो जाती है। कहीं पे इंटीग्रेशन अगर कर रहे हो या डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो ddx ddy इस सब में दिक्कत आ जाती है। तो ये जो छोटी छोटी सिली सी मिस्टेक है ना, इसको आपको हटाना है, 100% हटाना है। कई बारी बच्चे क्या करते हैं कि ऐसे ऐसे मिस्टेक को इग्नोर करते हैं कि चलो यार हो गया, ये सिली सी मिस्टेक थी, छोटी सी तो थी, चलो इग्नोर कर देते हैं। बट यकीन मानो वो एग्जाम में आपको बहुत ही ज्यादा दिक्कत करने वाली है, क्योंकि वही सिली मिस्टेक आपको सीधे नेगेटिव मार्किंग पे ले जाएगी। तो सिली मिस्टेक से बचो, सिली मिस्टेक से बचो। ऐसे मिस्टेक आपको कभी नहीं करने हैं। जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो इस तरह के मिस्टेक्स नहीं होने चाहिए। मैथ में आपका 100% कंसंट्रेशन हाई होना चाहिए। तो इस तरह के सिली मिस्टेक का कोई चांस आपके लाइफ में नहीं होना चाहिए। तो ये चांस बिल्कुल हटा दीजिए। किसी तरह का सिली मिस्टेक आप नहीं करने। मिस्टेक अगर छोटी है तो छोटी नहीं है, वो एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। कभी कभी बहुत छोटी चीज आपके लिए एक प्रॉब्लम बन जाती है, ठीक है। तो चलिए अगली स्लाइड पे हम देखते हैं क्या कह रहा है। प्रिपेयर टाइम टेबल फॉर योर स्टडी। ये बहुत बेहतर है। प्रिपेयर टाइम टेबल फॉर योर स्टडी। भाई अपनी जो स्टडी करोगे उसके लिए एक प्रॉपर टाइम टेबल को सेट कर लो। प्रॉपर टाइम टेबल को सेट कर लो कि भाई मुझे मैथ इतने से इतने देर में पढ़ना है, इतने से इतने देर में मुझे रिवाइज करना है, इतने से इतने देर में हमारा जो भी मैथ्स का सेक्शन आएगा प्रीवियस ईयर का या चाहे जो भी, वो हमें इतने से इतने देर में करना है। तो ये पूरी की पूरी प्रॉपर टाइम टेबल आप एक सेट कर दो और इसी टाइम टेबल के साथ आप चलो। जब तक आपका एग्जाम सेकंड वाला नहीं आ जाता है, आपको इसी टाइम टेबल के साथ लगातार चलते जाना है। और जो भी आप प्रॉपरली अपने अकॉर्डिंग टाइम टेबल बनाएंगे, हो सकता है डिफरेंट बच्चों का टाइम टेबल अलग अलग हो, बट जो भी टाइम टेबल बनाएंगे आप एक प्रॉपरली फिक्स टाइम टेबल बनाएंगे जो कि आपके एग्जाम तक वो जारी रहे, ठीक है। और मोस्ट प्रोबेबली अगर आपकी 8 से 10 घंटे की या 12 घंटे की स्टडी होती है
हालांकि 12 तो मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया, उतना समय मिलता नहीं है बच्चों को क्योंकि कोचिंग्स वगैरह बाकी भी काम रहते हैं, बट फिर भी मिनिमम आप ये मान के चलो कि लगभग 8 से 10 घंटे की आपको खुद को देना की ज़रूरत है। अगर आपने ये समय दे दिया, लगातार दे दिया प्रैक्टिस में, तो आपका एग्जाम 100% क्रैक हो जाएगा। इसके बाद ये जो लास्ट पॉइंट है इसको डिस्कस करना थोड़ा सा मेरे लिए बहुत जरूरी हो गया था, क्योंकि लास्ट हमने जो इस बार काफी प्रैक्टिस मॉक टेस्ट लिया था जिसमें काफी बच्चों ने हो सकता है ना आ रहा हो या जो भी रीजन रहा हो, तो काफी कम उनके मार्क्स आए थे। तो कहीं ना कहीं ऐसा मुझे लगा कि भाई आप मॉक टेस्ट जो दे रहे हो तो कहीं ना कहीं आप उसको लाइटली ले रहे हो। मॉक टेस्ट को क्या ले रहे हो? लाइटली ले रहे हो, है ना, कि भाई चलो मॉक टेस्ट ही तो है, जैसे मन कर रहा है वैसे दे ले। यकीन मानो मॉक टेस्ट इज अ प्रैक्टिस, फुल प्रैक्टिस ऑफ योर एग्जामिनेशन। मॉक टेस्ट में अगर आप बेहतर करते हो तो मतलब एग्जामिनेशन में भी 100% आप बेहतर करोगे, क्योंकि वहां से आपको पूरी प्लानिंग पता होगी कि मॉक टेस्ट में हमारा वीकनेस क्या है, हमारा स्ट्रेंथ क्या है, हमने कितना नंबर पाया। तो मॉक टेस्ट को कभी भी हल्के में न लें, गिव मॉक टेस्ट ऑनेस्टली, बहुत ही ईमानदारी से मॉक टेस्ट दें। चाहे एक मॉक टेस्ट दे रहे हैं आप, 2 दे रहे हैं, 3 दे रहे हैं, 4 दे रहे हैं, जितने भी मॉक टेस्ट आप दे रहे हैं बिल्कुल ही ऑनेस्टली, बिल्कुल ईमानदारी से आप देंगे उन मॉक टेस्ट को, ताकि आप अच्छा मॉक टेस्ट को आप बिल्कुल ये मान के चलिए कि ये मेरा फाइनल एग्जामिनेशन है, हर हाल में मुझे इस मॉक टेस्ट के पेपर को क्लियर करना है। अपने माइंड में हमेशा यही थॉट लेकर के मॉक टेस्ट को आप देंगे, क्योंकि यहां अगर आप वीक होते हैं तो वहां भी आप वीक होते हैं। इसको आप जानिएगा, प्रैक्टिस इज अ प्राइम पोर्शन। जब तक प्रैक्टिस नहीं होती है मॉक टेस्ट में, अगर आप गड़बड़ कर रहे हैं तो आप 100% है या वहां जाके आपको दिक्कत आने वाली है। मॉक टेस्ट को ऑनेस्टली दीजिए, जी जान लगा करके दीजिए, क्योंकि ये जो मॉक टेस्ट होंगे लगातार आपके, यही आपके भविष्य का निर्धारण करते हैं। ठीक है, लास्ट में मैं कहूंगा एक बहुत ही अच्छी सी थॉट है, आप सुन लीजिए, आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए, दुनिया का कोई भी आप काम करोगे, कोई भी काम करोगे, उसमें प्रैक्टिस के लिए आपके पास बहुत समय होता है, परफॉर्मेंस के लिए केवल आधे घंटे या 1 घंटे या 5 मिनट या 10 मिनट ही होता है। कभी भी इस चीज को अपने अंदर सोच करके देखना, कभी आराम से बैठ करके इस बारे में सोचना, तुम्हें पता हो जाएगा कि आपके पास प्रैक्टिस के लिए कितना समय होता है और परफॉर्मेंस के लिए कितना समय होता है। कोई भी काम मैं बता दूं, अगर कोई डांस भी होता है, कोई सॉन्ग भी होता है, कुछ भी होता है, तो उसकी प्रैक्टिस पूरी की पूरी 10-10 दिन, 15-15 दिन, 20-20 दिन पूरी प्रैक्टिस चलती है, जिसमें आप सीखते हो, जिसमें आप गलतियां करते हो, जिसमें आप गिरते हो, पढ़ते हो। लास्ट में जाकर के जब परफॉर्मेंस का टाइम आता है, वो परफॉर्मेंस सिर्फ 5 या 6 मिनट की होती है, लेकिन वो पूरी की पूरी प्रैक्टिस जो आप किए होते हैं, जहां गिरते हैं, जहां संभलते हैं, वो पूरी की पूरी प्रैक्टिस आपको उस परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के काम में आती है, जहां परफॉर्म करते हो। वही चीज हर एग्जाम के साथ है। आप खुद समझो, पूरे 6 महीने, 4 महीने, 5 महीने आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हो। इन 5-6 महीने में आप सितंबर से पहले आपके पास जितने भी मंथ्स बचे हैं, उसमें आप क्या करने वाले हो? प्रैक्टिस करने वाले हो। प्रैक्टिस में आप गिरोगे, संभलोगे, कुछ क्वेश्चन गलत होंगे, कुछ क्वेश्चन सही होंगे, कभी टेस्ट में अच्छे नंबर आएंगे, कभी टेस्ट में खराब नंबर आएंगे। आप प्रैक्टिस को जारी रखेंगे, आप गिरेंगे, संभलेंगे, फिर गिरेंगे। तो इस तरह से एक प्रैक्टिस अगर आपकी होती जाएगी, तो वो जो प्रैक्टिस बनेगी, वो जो 3 या 4 महीने की जो सुपर प्रैक्टिस आप करेंगे, वो प्रैक्टिस आपके जो फाइनल एग्जाम होगा, जब आपका परफॉर्मेंस का टाइम आएगा, परफॉर्मेंस के लिए आपके पास भाई कितने समय है? केवल वो 1 दिन का जो एग्जाम है, 1 डे का जो एग्जाम है, वो आपका परफॉर्मेंस दर्शाएगा। वही 2.5 से 3 घंटे आपकी जिंदगी का निर्धारण करने वाले हैं, आपके पूरी लाइफ का निर्धारण करने वाले हैं वो 2.5 से 3 घंटे। तो ये बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस में आप जितना गिर लो, संभल लो, परफॉर्मेंस में आपको नहीं गिरना है, परफॉर्मेंस में आपको अपना 100% देना है। और यकीन मानो, अगर आपने ये चीज ठान ली है तो इस एग्जाम के लिए कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो प्रैक्टिस अपनी मैथ्स के लिए जारी रखेंगे, सुपर प्रैक्टिस। बने रहेंगे त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ। इस तरह के और भी वीडियोस मैं लेकर के आता जाऊंगा, जहां ट्रिकी अप्रोच के क्वेश्चन और इस तरह के कुछ चीजें हम लेकर के आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव,
इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।